हेलो दोस्तों, आप सभी का महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी में स्वागत है। आज हम फिर से एमपी जीएस टेस्ट सीरीज का पांचवा टेस्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों की सभी परीक्षाओं में सीधे सीधे आते हैं। इसलिए चलिए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आप लगा सकते हैं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है दोस्तों। कौन सा है? छिंदवाड़ा है। अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जो है वो है निवाड़ी। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से बी आर अम्बेडकर की जन्मभूमि कौन सी है? तो बी आर अम्बेडकर की जन्मभूमि महू है, जो इंदौर में स्थित है। महू इंदौर में। बी आर अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता कहलाते हैं। संविधान के निर्माता कहलाते हैं क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर ही थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा देखिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? इनको ध्यान रखना है दोस्तों। नहीं आता है तो इसको अंडरलाइन कर लेना है और इसको ठीक से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चंबल संभाग का इतना पढ़ के हम लोग लगा देते हैं। चंबल संभाग आ गया है मान लो तो लगा देंगे मुरैना दिख गया और ये मुरैना को लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये परीक्षा में आपके साथ गलतियां होती हैं, इसलिए इन गलतियों को नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए, तो चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। देखिए भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो इसमें मुरैना है, भिंड है, श्योपुर है, लेकिन दतिया इसमें नहीं आता है और यह सबसे छोटा संभाग है। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग माना जाता है और सबसे बड़ा जो है वो है जबलपुर संभाग। देखिए नेक्स्ट, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल दोस्तों जिसने बनवाया था उसका नाम था मानसिंह तोमर। ग्वालियर के राजा थे मानसिंह तोमर। मृगनयनी के लिए ग्वालियर के किले में गुजरी महल का निर्माण इन्होंने किया था और इनके नाम पर ग्वालियर में 2008 में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है ग्वालियर में। चलिए अगला देखते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है रायसेन जिले में हुआ है और रायसेन में ये तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और वो अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1989 में, और यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल किया गया और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप है? तो पुरातत्व स्थल कायथा उज्जैन के समीप है। किसके है? उज्जैन इसके समीप है। देखिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न पर चलते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 प्रश्न हो गए हैं हमारे। आगे देखें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में राज कर रही थी और अपने दत्तक पुत्र को अधिकार दिलाना चाहती थी। 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुई और इस क्रांति में झांसी की रानी ने भाग लिया और 5 जून 1857 को इन्होंने झांसी से विद्रोह कर दिया। वहां से विद्रोह करने के बाद एक कालपी पहुंची और कालपी से ये ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर पहुंची
ग्वालियर में सिंधिया की जो सेना थी, ग्वालियर में सिंधिया की सेना इनसे मिल गई और इन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया, किंतु अंग्रेजों ने इन पर फिर से आक्रमण किया और इनको वीरगति प्राप्त हो गई। 17 जून 1858 17 जून 1858 को इनको वीरगति प्राप्त हुई। चलिए दोस्तों, और इनकी समाधि, झांसी की रानी की समाधि है ग्वालियर में, तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस की त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो त्रिपुरी में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट आया दोस्तों, त्रिपुरी संकट आया। इस त्रिपुरी संकट में एक काम हुआ कि महात्मा गांधी के प्रिय पट्टाभी सीतारमैया, जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी रहे हैं, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे, जिनको सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरा दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जैसे ही हराया गया तो महात्मा गांधी ने इसको अपनी हार माना और महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति के लिए नाम सुझाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है और त्रिपुरी जहां पर है वो है हमारे जबलपुर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा दोस्तों ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और यहाँ पर मालवा का पठार है और इस मालवा के पठार को लगभग 2 भागों में बांटती है, क्योंकि मालवा के पठार के अलावा और पठार दिए गए। छोटा नागपुर का पठार हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, ये झारखंड में है। बुंदेलखंड का पठार इधर पाया जाता है, जिससे हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, और दूसरा है रीवा पन्ना का पठार, ये भी ऊपर है, इसलिए इसको भी भागों में नहीं बांटती, 2 भागों में नहीं बांटती। तो कौन सा बचा? मालवा का पठार बचा, जिसको 2 भागों में लगभग बांट देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, इसको हम देखते हैं। तो कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? इनमें बरगी बांध, ये जबलपुर में है और इसकी सहायक नदी है नर्मदा की। तो ये बांध नर्मदा पर है, इसका मतलब इसकी सहायक नदी पर है, तो ये इसका ही बांध है। ओमकारेश्वर ये है, इंद्र सागर ये दोनों हैं, ये दोनों खंडवा में है, लेकिन बाण सागर सोन नदी पर है दोस्तों। कौन सा है? सोन नदी पर है और सोन नदी पर शहडोल जिले में स्थित है। और ये जो बाण सागर बांध है, ये बाण भट्ट एक साहित्यकार हुए, बाण भट्ट, उनके नाम पर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? तो देखिए, कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? तो सहस्त्रधारा झरना नर्मदा नदी पर है और सहस्त्रधारा झरना जिस जिले में है उसका नाम है खरगोन। कौन सा जिला है दोस्तों? खरगोन। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है और 5 राज्यों में आप देख पाएंगे, आगे सामने देखिए स्क्रीन पर तो आपको दिखेगा। देखिए, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में अगर बात करें तो इन राज्यों में
इन राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, तो इन राज्यों के आसपास की ही परियोजना हमारे मध्य प्रदेश के साथ हो सकती है। लेकिन कर्नाटक राज्य इनमें नहीं आता है, तो इसलिए कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का, देखिए 12 हो गए हमारे। देखिए नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां क्या करती हैं? तो मध्य प्रदेश की नदियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के अलावा दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। किन नदियों में मिल जाती हैं दोस्तों? दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, क्योंकि ये अरब सागर में नहीं गिरती हैं। अरब सागर में नहीं गिरती, क्योंकि नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में ये जाती नहीं है, सीधी बंगाल की खाड़ी में ये नहीं पहुंचती हैं। देखिए देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी सर दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां अरब सागर में मिल जाती हैं? नहीं, गलत नहीं है। बंगाल खाड़ी में जाती है? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश से ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो सीधे बंगाल खाड़ी में मिलती हो। हिंद सागर, महासागर में मिलती है? ये भी नहीं है। दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, ये ठीक है। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और मंडला जिले में है। इसका जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो 940 वर्ग किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इस मंडला जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है दोस्तों? मंडला जिले में। चलिए नेक्स्ट, हॉलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। इन 2 भागों में इसको कहते हैं, एक कहते हैं हॉलो घाटी और दूसरा कहते हैं बंजर घाटी। कौन सा है? बंजर घाटी। हॉलो और बंजर घाटी दोनों कहते हैं। चलिए बेटा, तो देखिए कान्हा किसली की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आता है? तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सीधी और सिंगरौली जिलों में आता है और सीधी सिंगरौली के अलावा ये छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में यानी कि यहाँ इस जिले में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इधर फैला हुआ है। और यह विभाजन से पहले, मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था, तो मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को हुआ था और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। तो विभाजन से पहले की बात करें तो विभाजन से पहले सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान था मध्य प्रदेश का वो संजय डुबरी था, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है और इसका आंसर हो जाएगा सीरी। मध्य प्रदेश के अगला देखिए 17 नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की फसल नहीं होती? तो मध्य प्रदेश में जो हमारा ये क्षेत्रफल है, नीमच, मंदसौर, रतलाम और ये जो क्षेत्र है पूरा, इसमें अफीम की खेती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मंदसौर इसमें आता है, नीमच आता है, रतलाम आता है, लेकिन सागर नहीं आता, क्योंकि सागर दोस्तों कहाँ है? सागर यहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? हमारे जबलपुर में स्थित है और ये 1964 में बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1964 में इस कृषि विश्वविद्यालय को बनाया गया था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, भारत में स्लेट उत्पादक एकमात्र जिला है। तो मध्य प्रदेश में जो स्लेट मिलती है, और भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो स्लेट मिलती है वो दोस्तों मंदसौर में मिलती है। कहाँ मिलती है? मंदसौर में मिलती है। तो स्लेट उत्पादक जो जिला है वो मंदसौर है। कौन सा है दोस्तों? मंदसौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 14 के बाद।
तो स्लेट उत्पादन कौन सा है? हाँ, 19 के बाद। 20वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए मध्य प्रदेश के उस एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां यूरेनियम खनिज पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम का खनिज पाया जाता है वो है शहडोल। कौन सा है दोस्तों? शहडोल है। तो शहडोल में यूरेनियम मिलता है। तो यूरेनियम जो उपयोग किया जाता है वो परमाणु ऊर्जा में उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, और नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होती है उस नाभिकीय विखंडन के द्वारा यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जिसमें एक बड़ा नाविक यूरेनियम का 2 हल्के नाविकों में बढ़ जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। और इनको अवशोषित करने के लिए ग्रेफाइट, बोरॉन, साथ ही D2O यानी कि भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, तो ये नाभिकीय विखंडन में उपयोग किया जाता है यूरेनियम, और शहडोल जिले में हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा तापीय विद्युत स्टेशन है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल में ये सतपुड़ा तापीय विद्युत स्टेशन स्थित है। तो कहाँ पर है? सतपुड़ा, सारणी भी कहते हैं, सारणी सतपुड़ा। तो बैतूल में ये स्थित है। चलिए दोस्तों, किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है? तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जहाँ पर है उसका नाम है उमरिया। और उमरिया में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको कहते हैं बांधवगढ़। क्या कहते हैं बेटा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा कहते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी हम लोग इसको कहते हैं। और ये 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो उमरिया में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें टाइगर का घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि 8 वर्ग किलोमीटर पर एक टाइगर हमें प्राप्त होता है, यानी मिल जाता है। तो टाइगरों का घनत्व अधिक है और 32 पहाड़ियों से घिरा है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 32 पहाड़ियों से राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है और उमरिया जिले में है। और उमरिया जिला आपको जो दिखेगा वो यहाँ है। कहाँ है दोस्तों? यहाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो कौन सा है? देखिए, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है, और इटारसी होशंगाबाद में है। कहाँ है दोस्तों? इटारसी होशंगाबाद में। भरतरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भरतरी की गुफाएं उज्जैन के समीप स्थित हैं। कहाँ पर हैं? उज्जैन के समीप। और यहाँ पर 12 साल तक राजा भरतरी ने तपस्या की थी। क्या की थी बेटा? तपस्या की थी। चलिए, तो राजा भरतरी ने 12 साल तक यहाँ पर तपस्या की थी। उज्जैन के समीप इनकी गुफाएं। आगे देखते हैं, भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका, क्योंकि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर क्या है बेटा? गुफाएं हैं। और जो गुफाएं भीमबेटका की, वो प्राचीन काल के इसमें चित्र मिलते हैं। प्राचीन काल के भित्ति चित्र यहाँ पर मिलते हैं। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। और इसको शामिल कब किया था? 2003 में शामिल किया था। और इसकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी श्रीधर विष्णु बाकड़कर। किसने की थी? श्रीधर विष्णु बाकड़कर। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 25। कितने हो गए दोस्तों? 25 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो देखिए,
अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 4th। चलो 25वें आंसर क्या हो जाएगा? 4था नंबर। चलिए, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और ये मध्य प्रदेश में जो स्थित हैं वो हैं, एक है ओमकारेश्वर और दूसरा है उज्जैन महाकालेश्वर। उज्जैन में महाकालेश्वर है और खंडवा में ओमकारेश्वर है। इन ज्योतिर्लिंगों की जो स्थापना की थी, वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। और इन मध्य प्रदेश में, इनमें 12 में से 2 हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, तो वसुदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? वसुदेवा का मतलब है कि वासुदेव से संबंधित जो गायन होता है वो वसुदेवा होता है, यानी कि जो कृष्ण की बात कर रहे हैं वसुदेवा, उससे संबंध होता है। तो ये बघेलखंड में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है दोस्तों? बघेलखंड में ये गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 28, हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? तो हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है दोस्तों? निमाड़ का है। कहाँ का है? निमाड़ का। तो निमाड़ का लोक संगीत हीड़ गायन है। यहाँ पर संत सिंगा जी के भजन गाए जाते हैं। संत सिंगा जी थे, संत सिंगा जी, इनके भजन भी यहाँ पर गाए जाते हैं, इनके दोहे। चलिए अगला देखते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक हैं, तो इनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय कवि जो हैं, राष्ट्रीय कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? तो राष्ट्रीय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। हिम तरंगणी, हित तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न तो देखिए, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के कालिदास को भारत का शेक्सपियर हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश का भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास 3री ईस्वी के आसपास यानी कि गुप्त काल में रहते थे। और गुप्त काल में ये विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, साथ में विक्रमादित्य, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संगारम, ये सभी रचनाएं इन्होंने की हैं। चलिए तो कालिदास 3री ईस्वी के कवि थे। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और ये गुप्त काल से संबंध रखते हैं। अगला देखते हैं, भगोरिया हाट किस जिले में होता है? तो भगोरिया हाट दोस्तों हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि भील जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। तो आप देखिए भगोरिया हाट यानी कि भील जनजाति पश्चिम मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो देखिए ग्वालियर कहाँ मिलता है बेटा? ग्वालियर इधर मिलता है, तो ये पश्चिम मध्य प्रदेश नहीं है। सतना कहाँ मिलता है? सतना यहाँ है, तो ये भी नहीं है। बालाघाट कहाँ है? तो बालाघाट यहाँ है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? झाबुआ में भगोरिया हाट का त्योहार मनाया जाता है। और भगोरिया हाट जो मनाया जाता है वो होली के 7 दिन पहले शुरू होता है। होली के मौके पर शुरू होता है, होली के 7 दिन पहले। और होली के 7 दिन पहले ये 3 चरणों में होता है। एक को कहते हैं गुलालिया हाट, क्या कहते हैं? गुलालिया हाट। दूसरा होता है भगोरिया हाट, जिसको हम कहते हैं भगोरिया हाट, या फिर हम ये कहें इसको गोल गधेड़ा भी कहा जाता है, गोल गधेड़ा। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं उजाड़िया हाट। कौन सा कहते हैं? उजाड़िया हाट। ठीक है दोस्तों,
उजाड़िया हाट इसको कहा जाता है। तो ये हमारे, चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। भगोरिया हाट किस जिले में होता है? तो भगोरिया हाट हमारा झाबुआ में होता है। कहाँ होता है? झाबुआ में होता है। इसमें 3 चरण चलते हैं। और कितने चरण चलते हैं? 3 चरण इसमें चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। और ये भील जनजाति में होता है दोस्तों। भील जनजाति किसमें होता है? भील में। नेक्स्ट देखिए, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पातालकोट। पातालकोट में भारिया जनजाति पाई जाती है। और भारिया जनजाति पातालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है। और इनको 1981 की जनगणना में 1981 की जनगणना में क्या कहा था? जंगलियों का जंगली कहा गया। जंगलियों का जंगली कहा गया। जंगलियों का जंगली इनको कहा गया। अगला देखिए मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना का क्या वर्ष है? तो मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जो सागर यूनिवर्सिटी है वो कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी दोस्तों हमारी, देखिए ये कब बनाई गई थी? 1946 में। ये बनाई गई थी 1946 में। 1946 में ये बनाई गई थी। ठीक है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय देखिए, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की और ये सागर में स्थित है। कहाँ पर है? स्थित है सागर में। 1946 में ये बनाई गई थी। चलिए देखो अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है? तो राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है और 2008 में इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में है और इसकी 2 खंडपीठ हैं, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और इंदौर जो खंडपीठ हैं वो 1968 में स्थापित की गई। सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य है। तो 73वां संविधान संशोधन यानी कि पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और पंचायतों का जो संबंध है 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, इससे संबंध है। और इसका अभिपालन करने वाला मध्य प्रदेश है। सबसे पहले लागू करवाने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। चलिए तो 73वां संविधान संशोधन हो गया है। अगला देखिए नेक्स्ट, जनपद पंचायत का क्षेत्र होता है। तो जनपद पंचायत का क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों? देखिए आपके सामने प्रश्न है। तो जनपद पंचायत कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये होते हैं विकास खंड के लेवल पर। कहाँ पर होते हैं दोस्तों? विकास खंड के लेवल पर। जिले के स्तर पर जिला पंचायत होते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या में जिला जो है वो है इंदौर। कौन सा है दोस्तों? इंदौर। और सबसे छोटा जिला है हरदा। कौन सा है दोस्तों? हरदा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर उज्जैन में स्थित है। कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन के अलावा वाराणसी में स्थित है, वाराणसी। चलिए अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। RCBP नरोन्ना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी किस शहर में स्थित है? तो ये है हमारे भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा होता है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है हमारा शिवपुरी। कौन सा है? शिवपुरी। इसको सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो क्षेत्र है उसमें ग्वालियर से सिंधिया राजा शिकार करने के लिए शिवपुरी आते थे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवपुरी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शिवपुरी। को निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। तो निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है दोस्तों? बुरहानपुर को कहा जाता है। तो बुरहानपुर को निमाड़ का पेरिस भी हम कहते हैं। चलिए, झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो झंडा सत्याग्रह जबलपुर से शुरू हुआ दोस्तों। कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों? जबलपुर से। अगला, भरत का स्तंभ कहाँ है? तो भरत का स्तंभ है सतना में। कहाँ है? सतना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तात्या टोपे को फांसी दी गई। तो तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। देखिए, इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ये नाम था। और ये तात्या टोपे कानपुर में नाना साहब यानी कि धोंदू पंत के साथ रह रहे थे। 1857 क्रांति में इन्होंने भी 5 जून को विद्रोह कर दिया। और 5 जून को विद्रोह कर दिया तो जब प्रेशर पड़ा अंग्रेजी सेना का तो धोंदू पंत चले गए नेपाल। लेकिन तात्या टोपे लड़ते रहे और 1859 में सिंधिया के सामंत मान सिंह के विश्वासघात के द्वारा धोखे से उनको पकड़वाया गया। और जब पकड़वाया गया तो उनको 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1859। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जिसे कहते हैं उनका नाम है केशव दास। ये कहते थे, भाषा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, यानी कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और ये नॉर्मल भाषा नहीं बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे, इसलिए। और इन्होंने रामचंद्रिका की रचना की और रामचंद्रिका की रचना इन्होंने हिंदी में कर दी। इसलिए इन्होंने कहा कि मैं मंदबुद्धि हूँ जो हिंदी में रचना कर रहा हूँ, जबकि मेरे सभी कुल के ज्ञानी संस्कृत में बोलते हैं और हमारे नौकर चाकर संस्कृत में बोलते हैं और मैं इसमें हिंदी में रचना कर रहा हूँ। और इन्होंने बहुत कठिन काव्य लिखा, लेकिन इनकी संवाद योजना बहुत शानदार थी। इन्होंने कहा कि कहाँ मात पिता कहाँ गए सुरलोक ही क्यों, एक ही वाक्य में एक ही लाइन में बहुत सारे संवाद इन्होंने कर दिए। तो इनके भाषा संवाद शैली बहुत शानदार थी। चलिए अगला, तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कवि केशव दास को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पहला। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत कला अकादमी किस जिले में है? तो संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो मैहर में मनाया जाता है।
मैयर। मैयर कहाँ पर है? ये सतना में है। तो अलाउद्दीन खां इससे संबंधित है, और अलाउद्दीन खां संबंधित हैं, इसलिए इनकी बात करें तो कला संगीत एवं कला अकादमी के जिले में स्थित है, तो सतना में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे 47 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 48, 49, 50, यानी कि 50 क्वेश्चन इस टेस्ट में हमने सॉल्व करना है। देखिए अगला देखते हैं, 3 क्वेश्चन आखिरी बचे हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक तानसेन का संबंध किस घराने से था? तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। चलिए, ये अकबर के 9 रत्नों में से थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे रामतनु पांडे, और ग्वालियर में ये ग्वालियर के थे, और इनकी समाधि जो है ग्वालियर में मकबरा है रामतनु पांडे का। चलिए आगे देखिए, ईश्वरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोक साहित्य के कवि थे? चलिए देखिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के थे? तो बुंदेलखंड के थे दोस्तों। कहाँ के थे? ईश्वर की फाग आपने सुनी होंगी, ईश्वर की फाग। तो फाग यहाँ का एक गीत भी है, लोकगीत भी है। तो ईश्वर की फाग बुंदेलखंड से संबंधित है, तो बुंदेलखंड से संबंधित ईश्वरी थे। आलखंड की रचना की थी, तो आलखंड की रचना किसने की थी? तो जन कवि जगनिक ने की थी। किसने की थी? जन कवि जगनिक द्वारा की गई थी। इसमें आला उदल, किसने? आला उदल की कहानी थी। किसकी कहानी थी दोस्तों? आला उदल की कहानी थी। ये महोबा के थे। कहाँ के थे? ये महोबा के थे। आला उदल कहाँ के थे? महोबा के थे। और आला उदल की कहानी इसमें आलाखंड में, और ये बरसात ऋतु में गाए जाते हैं। वीर रस का काव्य है, वीर रस का काव्य है, और इसको परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो भी कहते हैं आलखंड। और ये कहा जाता है कि आला उदल में 100 हाथियों का बल था। एक व्यक्ति में 100 हाथियों का बल था, और ये लोग लड़ते थे। चलिए, महोबा से संबंध रखते थे दोस्तों। तो आज का हमारा टेस्ट खत्म होता है। तो आपको कैसा लगा हमारा टेस्ट? ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी परेशानी है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको टेस्ट लगातार मिलते रहेंगे, डेली मिलते रहेंगे, और टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।